नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम, सड़क से लेकर आसमान तक छाए पीएम मोदी। न्यूयॉर्क हुआ मोदीमय, एलन मस्क समेत कई हस्तियों से मुलाकात। यूएन हेडक्वार्टर में पीएम मोदी ने मनाया योग दिवस। विपक्षी एकता की बैठक से पहले ईडी का बड़ा एक्शन, मुंबई से लेकर तेलंगाना, गुजरात से लेकर केरल तक में ईडी रेड। उद्धव ठाकरे के करीबियों के ठिकानों पर भी छापेमारी। पटना की महाबैठक से पहले अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी दलों को लिखी चिट्ठी, तो दूसरी तरफ बैठक से पहले लगा बड़ा झटका। शराब घोटाले के आरोपी समीर महेंद्रू की अंतरिम जमानत के खिलाफ जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। बंगाल के पंचायत चुनाव के नामांकन में हुई हिंसा की होगी सीबीआई जांच, कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश। ममता सरकार को बड़ा झटका। एनडीए में शामिल हुए जीतन राम मांझी की पार्टी हम गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बनी सहमति। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात अमेरिका में मोदी मैजिक की। पीएम मोदी अमेरिका में है, जहां लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। पीएम मोदी जैसे ही अमेरिका पहुंचे, उनका भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक में पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब नजर आए। पीएम मोदी के वेलकम के लिए न्यूयॉर्क में हडसन नदी पर 250 फीट लंबा बैनर फहराया गया। अपने दौरे के पहले ही दिन पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में कई खास लोगों से मुलाकात की। टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क से भी मुलाकात हुई। इस दौरान एलन मस्क ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि वो पीएम मोदी के बड़े फैन हैं। इसी के साथ इंटरनेशनल योगा डे के खास मौके पर पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में 180 देशों के लोगों के साथ योगा किया। पहले ही दिन पीएम मोदी ने इतिहास रच दिया। देखिए, यूएन के हेडक्वार्टर पे आप 180 देशों के नुमाइंदों के साथ, रिप्रेजेंटेटिव के साथ योगा कर रहे हैं। इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या हो सकता है। जिस योग को पहले दकियानुसी नजर से देखा जाता था, आज वो हिंदुस्तान के ग्लोबल आइडेंटिटी को आगे बढ़ा रहा है। ये मत भूलिए कि जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने योग दिवस की घोषणा की थी, यही राहुल गांधी ने जो डॉग स्क्वाड होता है, वो कसरत कर रहे हैं, उसकी तस्वीर जारी की थी। ये मत भूलिए कि लोग किस हेय दृष्टि से प्रधानमंत्री के हर चीजों को देखते थे। अब आज तो मिर्ची लग रही होगी कांग्रेसी और कांग्रेसी इकोसिस्टम को। ठीक विजिट के पहले ट्विटर के पुराने मालिक, उसके सीईओ डॉर्सी को बाकायदा सामने लाकर के ये कहा गया कि प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ा दबाव दिया जाता था, कंटेंट के ऊपर हमें बहुत प्रेशर होता था। एलन मस्क नए मालिक हैं इसके, टेस्ला के भी मालिक हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें न्योता दिया। उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत हुई बहुत ही बढ़िया। वो हिंदुस्तान की भलाई के बारे में सोचते रहते हैं दिन रात। इस तरह की पर्सनालिटी है मोदी। और जो बिजनेस प्रपोजल है उसको लेकर के हम आगे बातचीत, उनको कहा गया कि भाई आइए, टेस्ला को कहा गया कि आप हिंदुस्तान आइए। और सबसे बड़ी चीज उन्होंने कह दिया कि हर देश में जहां जहां भी ट्विटर ऑपरेट करता है, वहां के नियम कानून को मानना ही पड़ेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वही ट्विटर पहले इन विपक्षी पार्टियों के समर्थन की वजह से ये कहता था कि हम हिंदुस्तान में ऑपरेट भी करेंगे और हिंदुस्तान के कानून को अपनी जूती के नोक पे रखेंगे। तो क्या से क्या हो गया आज। लेकिन चिंता विपक्ष की इस बात को लेकर के है कि प्रधानमंत्री मोदी इतने पॉपुलर कैसे होते जा रहे हैं। और अमेरिका में अगर बड़ा डील होकर के आ जाता है तो इसका इम्पैक्ट
2024 के चुनाव पर भी रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ही उस पूरे चुनाव के केंद्र में होंगे। जी, अगली खबर में बात ईडी के बड़े एक्शन की। पटना में विपक्षी एकता की बड़ी बैठक होनी है, पर उससे पहले ही विपक्ष के बड़े नेता ईडी के जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। आज देश भर में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई में 15 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। ये छापेमारी उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान के अलावा संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर के यहां हुई है। ईडी का ये एक्शन बीएमसी कोविड सेंटर घोटाले को लेकर हुआ है। तो वहीं ईडी ने पीजी मेडिकल घोटाला मामले में तेलंगाना में 16 जगहों पर छापेमारी की। साथ ही केरल में ईडी ने दुकानों से जुड़ी हवाला गतिविधियों के सिलसिले में 20 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की, जहां से 3 करोड़ रुपए के नोट भी जब्त किए गए। एक तरफ विपक्षी एकता की बैठक होनी है, तो दूसरी तरफ आज ईडी का इतना बड़ा एक्शन कैसे हो गया? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। इस देश में चोरी करने की आज़ादी किसी को नहीं दी जा सकती, चाहे आप नेता हो, मुख्यमंत्री हो या किसी संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हो। हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है तो ये जो भ्रष्टाचार है इसको खत्म करना होगा। आपने इस खबर को पटना की मीटिंग से जोड़ दिया, बड़ा अच्छा किया। वो इसलिए भी क्योंकि यही वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा करते हुए पहुंचे थे कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। आप लोगों के काले धन खतरे में आने की वजह से डेमोक्रेसी को कोई खतरा नहीं होता। और ये जो आरोप मिसयूज हो रहा है एजेंसीज का, वो निराधार है। इसलिए अब तो ये बोलने लायक भी नहीं बचे कि हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। पटना की मीटिंग में वो तमाम लोग पहुंच रहे हैं जो भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हैं। जी, तो विपक्षी एकता की बैठक से पहले विपक्ष के नेता भ्रष्टाचार में फंसते नजर आ रहे हैं। तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने बैठक से पहले विपक्षी पार्टियों को एक चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने लिखी चिट्ठी में आग्रह किया है कि विपक्षी पार्टियों की मीटिंग में अध्यादेश को संसद में हराने पर सबसे पहले चर्चा हो। उन्होंने कहा कि केंद्र ने दिल्ली में एक प्रयोग किया है और अगर वो इस प्रयोग में सफल हो जाते हैं तो अन्य गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी ऐसा करेंगे और चुनी हुई सरकार की शक्तियों को कम करेंगे। साथ ही शराब घोटाले में केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ये विपक्षी दलों को चिट्ठी लिखकर क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं? देखिए, ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि सारे विपक्षी पार्टियां जो वहां पहुंच रहे हैं वो बहुत बड़े मूर्ख हैं, बेवकूफ है। मैं ही सिर्फ पढ़ा लिखा हूं। चिट्ठी के पहले लाइन में ही लिखता है ये कि मैंने संविधान को बहुत ही गहन चिंतन के साथ मैंने इसको पढ़ा है। अच्छा, बाकी लोग नहीं पढ़े, बाकी लोगों को संविधान का ज्ञान नहीं है। सबसे अक्लमंद तुम हो। और उसके बाद ये लिखते हैं कि भाई देखिए, ये जो दिल्ली के साथ हुआ, ये मत सोचना कि दिल्ली जो है वो आधा राज्य है, इसलिए ऐसा हुआ। हमने कंकरेंट लिस्ट के नियम कानून को भी पढ़ा। मोदी सरकार अगर इसमें सफल हो गई तो हर राज्य में वो कहानी वही भेड़िया आया है। ये लोगों को भड़का रहा। वो क्या रहा है कि हमने बहुत गहन चिंतन किया है और अगर ये सफल हो गया तो बाकी राज्यों के साथ भी ऐसा होगा। ये संविधान बता रहा है। अच्छा, संविधान बता रहा है? किसने लिखा ये संविधान? किसने लिखा? तुमने लिखा या अन्ना हजारे ने लिखा, जिसके पीठ में तुमने चाकू घोंप के अपनी राजनीति साधी? ये संविधान लिखा हुआ है बाबा भीमराव अंबेडकर, जिसकी तस्वीर लगा करके लोगों को तुम बेवकूफ बनाते हो। और तुम्हारी ये हैसियत ही नहीं है कि उस संविधान को पढ़ के तुम ये कह रहे हो कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। अगर बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में वो कोई प्रावधान इस तरह का दिया है, जैसा कि तुम कहते हो कि भाई मैं पढ़ा लिखा हूं, तो तुम्हारी क्या काबिलियत है कि बाबा भीमराव के द्वारा लिखे गए संविधान के ऊपर सवाल खड़े करना? और तीसरी और सबसे अहम बात, ज्यादा अक्लमंद ठीक नहीं होता। ये कोई पहली बार नहीं है
कि इस तरह का कानून बना हो। मोदी सरकार के तो भी आए जुम्मन जुम्मन 9 साल हुए, 75 साल में कई बार दर्जनों ऐसे केस हैं कि जहां केंद्र ने कोई कानून बनाया, किसी राज्य को बुरा लगा, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, फैसला होता है उसके ऊपर, उसका पूरा तरीका है। ये तुमने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? कि तुम पढ़े लिखे बेवकूफ हो। जी, अगली खबर में बात ममता सरकार को लगे बड़े झटके की। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान हुई हिंसा के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। बंगाल राज्य के विपक्षी दलों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम शामिल थे। उनका आरोप था कि कुछ उम्मीदवारों के नाम कैंडिडेट की लिस्ट से गायब हो गए हैं। इस मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस अमृता सिन्हा ने पंचायत चुनाव की हिंसा पर नाराजगी जाहिर की, साथ ही सीबीआई जांच का आदेश भी दिया है। अब सीबीआई जांच होगी, पर ममता बनर्जी इतनी परेशान क्यों हो गई है? देखिए, ममता बनर्जी एन केन प्रकारे, कोई कानून नहीं, कोई संविधान नहीं, कोई डेमोक्रेसी नहीं, कुछ नहीं। मेरे पास लाठी है, मेरे पास गुंडे हैं, मेरे पास बॉम्ब है, मेरे पास बंदूक है। मैं जैसा चाहूंगी बंगाल में वैसा ही होगा। और मजाल किसी की जो हमारे फैसले के ऊपर कोई सवाल खड़े कर दे। ये दम, ये अहंकार, ये नेकेड मसल पावर, आप देखिए किस तरीके से वीडियोज आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तृणमूल के गुंडे पूरे बंगाल को ये यमन और सीरिया बनाने के चक्कर में है। वही होगा। बंगाल वो दूसरा सीरिया बनेगा, अफगानिस्तान बनेगा, क्योंकि वहां पे ममता बनर्जी वैसा चाहती है। आपको दिक्कत होता है, सेंट्रल फोर्स आ जाएगी तो इस तरीके से आप बवाल करते हैं, ऐसे लग रहा है कि कोई पाकिस्तान की और चाइना की आर्मी आ जा रही है बंगाल के अंदर। खैर, पाकिस्तान की आर्मी आ जाए बंगाल के अंदर तो ममता बनर्जी सबसे ज्यादा खुशियां मनाएंगे। इनके लक्षण से तो यही दिखता है। मुस्लिम वोट की खातिर वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगी। हाईकोर्ट हैरान है कि इस तरीके से कैसे हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल, गवर्नर आर्टिकल लिख रहे हैं। भाई क्यों लिख रहे हैं आर्टिकल? आपको तो एक्ट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, पिटाई हो रही है, और केंद्र में बैठी सरकार वो भूल चुकी है कि संविधान में आर्टिकल 356 नाम का भी कोई चीज है। इस तरह के सरकारों को एक दिन नहीं चलने देना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है कि आप अपनी आंखों के सामने संविधान के पुर्जे पुर्जे होते हुए देख रहे हैं, और आप पिछले 8-9 सालों से कभी कोई एक्शन नहीं लेते। पब्लिक का पेशेंस वो इट इज रनिंग वेरी लो। बहुत बड़ा बवाल के मुहाने पे बंगाल खड़ा है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल हो गए हैं। ये फैसला आज दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद लिया गया। मुलाकात के दौरान मांझी के बेटे और संतोष कुमार सुमन भी साथ मौजूद रहे। मुलाकात के बाद संतोष कुमार सुमन ने कहा कि गृह मंत्री के साथ कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है। हम लोगों ने औपचारिक रूप से सहमति जताई है कि हम एनडीए के साथ रहेंगे। चुनाव को लेकर फॉर्मूला बाद में तय होगा, लेकिन हम पार्टी बीजेपी के साथ ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। बिहार में एनडीए हमेशा से मजबूत रहा है। देश में मोदी के साथ लोग हैं, इस बार भी वही प्रधानमंत्री बनेंगे। दिल्ली में हुई मुलाकात बन गई बात, लेकिन नीतीश कुमार के लिए कितना बड़ा झटका है ये। देखिए, हम लोगों ने 2 दिन पहले ही ये खबर दी थी, और जो सूत्र हम लोगों के जो थे वो उनकी जो खबर थी वो सही साबित हुई कि ये सारा डील हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि ये पार्टी और भी बहुत सारी पार्टियां जो महागठबंधन के हिस्से थे वो एनडीए में आ रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह नीतीश कुमार, उनका अहंकार, उनका दंभ और उनका अनपॉपुलर होना। आप समझिए, ये जो महागठबंधन, ये डूबता हुआ नाव है, जहाज है। आसपास जो छोटे मोटे चीज होंगे, जब ये डूबेगा, सबको ले डूबेगा, तो जो लोग आसपास खड़े हैं, जो महागठबंधन के अलग अलग जो यूनिट्स हैं, चाहे वो वीआईपी का पार्टी हो, चाहे वो कुशवाहा हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, ये सब भाग रहे हैं वहां से। तो नीतीश कुमार की राजनीति वो फेल होती हुई नजर आ रही है। और खुदा न खास्ता ये 23 तारीख की बैठक में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो मालूम चलेगा कि आरजेडी ने सबसे बड़ा धक्का
नीतीश कुमार को दिया ऐसा धक्का कि उनकी राजनीति फिर वापस खड़ी नहीं हो पाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।